अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं, एक मर्तबा फिर से अमेरिका ईरान जंग की सूरत हाल के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि अगले चंद घंटों में ईरान की तरफ से एक जवाब आने वाला है, और ये जवाब जिस तरह का भी जवाब हो, इससे दुनिया की सूरत हाल भी बदलेगी और इस खित्ते की खुसूसी तौर पे पूरी डायनामिक्स ही बदल जाएगी। लगता यूं ही है कि काफी लंबे अरसे से जो अगले 24 घंटे अहम है, अगले 48 घंटे अहम है, वो वक्त अब खत्म हो गया और फैसला होने को है। अगले चंद घंटों में ईरान ने ऑफिशियली जवाब देना है अमेरिका के हवाले से, जो भी अमेरिका की तरफ से जो चीज़ें पूछी गई हैं उनका, और उसके बाद मुआयदा होने में चाहे चंद दिन लग जाएं, लेकिन दुनिया को आज जवाब मिल जाएगा। पूरी जो इस वक्त अहम तरीन लेटेस्ट सूरत हाल है उसके ऊपर हम बात करते हैं। इसी तरीके से एक मौजू पे बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट है, जो कि ब्यूरोक्रेसी के फादर तस्वुर होते हैं, इंतजामी अहदेदार हैं, उनको एक इंडिपेंडेंट इदारे ओगरा, जो कि बहुत ही अहम इदारा है, उसका सरबराह बनाया गया है। ये आइन और कानून की खुली खिलाफ वर्जी नहीं, ये मजाक उड़ाने के मुतरादफ है। ये मामला क्या है, ये आपके सामने रखते हैं। अमेरिकी मीडिया में अहम तरीन और क्रेडिबल जो आउटलेट्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि वाइट हाउस एक्सपेक्ट कर रहा है, तवक्को कर रहा है कि जुमेरात के दिन, यानी जो दिन अभी शुरू हो रहा है ईरान में और उस खित्ते में, उसमें जवाब दिया जाएगा ईरान की तरफ से अमेरिका के बहुत से सवालात का, जिनकी रोशनी में एक मुआहिदा है उसमें फाइनल होना है। ये जवाब जिस तरह का भी आए, इसमें यकीनी तौर पर एक ऐसी सूरत हाल इमर्ज होगी कि जिससे ना सिर्फ दुनिया की सूरत हाल बदलेगी, बल्कि इस खित्ते के अंदर भी जो ताकत का तवाजुन है उसके बिल्कुल नए असूल, नए ज़ाब्ते और नए SOPs तय पा जाएंगे। क्या सूरत हाल है, क्या मामला है, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा तफसील में गए बगैर आप जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का मसला तो आप कह लें कि एक बाई प्रोडक्ट था, इस पूरी कन्फ्लिक्ट के दौरान पैदा हो गया। अमेरिका का जो असरार है, जो मेन पॉइंट है वाइट हाउस का, सदर ट्रंप का, अगर चाहे उसके ऊपर भी शकूक व शुबहात होते हैं कि वजह कुछ और थी और इसराइल का दबाव था, लेकिन बहरहाल सदर ट्रंप सामने आकर यही कहते हैं कि सारा मसला जो है वो यूरेनियम इनरिचमेंट का है। जिस तरीके का रोल या किरदार रहा है ईरान का उस खित्ते में, या ईरानी क़यादत जिस तरीके से सरेआम डेथ टू अमेरिका का नारा लगाती है, उसको किसी भी सूरत में हम यूरेनियम इनरिचमेंट करने या एटम बम बनाने का इजाज़त नहीं दे सकते। दुनिया इस बात की मुतहम्मल नहीं हो सकती। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाइट हाउस का कहना है। इसी सूरत हाल के इसी पॉइंट की कंटिन्यूएशन के अंदर हम ये देखते हैं कि ईरान तो हमेशा से ये कहता आ रहा है, बल्कि जो अली खामनाई जो कि इस जंग के शुरू होते ही पहले दिन ही जिनको निशाना बनाया गया, उनका तो एक फतवा मौजूद है, और उस फतवे को भी तकरीबन 2 दहाइयाँ गुजर गई कि हम ईरान को एटम बम नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये इंसानियत की तबाही के काम आता है। लेकिन बहरहाल, चाहे वो अमेरिकी मीडिया का ये इल्ज़ाम हो कि सदर ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल पर से तवज्जो हटाने के लिए ईरान के ऊपर हमला किया, चाहे अमेरिकी मीडिया का ये इल्ज़ाम हो कि जो नेतन्याहू हैं वो खित्ते के अंदर अपनी बालादस्ती चाहते हैं और अमेरिकी सदर को मुख्तलिफ कारपोरेशंस के ज़रिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, एप्स्टीन फाइल के कस्टोडियन होने की हैसियत से वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, और उनके ज़रिए वो ईरान को जो है वो कमज़ोर करके उस खित्ते के अंदर इसराइल की बालादस्ती चाहते हैं। जो भी बात कह लें, पॉइंट यही है कि अमेरिका, वाइट हाउस ये चाहता है कि ना सिर्फ ईरान मुकम्मल तौर पे सरेंडर करे, मुकम्मल तौर पे ये बात लिख कर दे कि वो कभी यूरेनियम की इनरिचमेंट नहीं करेगा, एक ख़ास पीरियड डिफाइन करे कि कितने साल नहीं करेगा, सालों की तादाद के ऊपर भी बहस थी, मीडिया में स्पेकुलेशन होती रही। एग्जैक्ट क्या सूरत हाल है वो चंद दिनों में सामने आ जाएगी। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि वो इनरिच्ड यूरेनियम भी नहीं रख सकता, वो अमेरिका के हवाले करे। पहले ये कहा गया अमेरिका की तरफ से, और बाद में ये कहा गया कि वो किसी थर्ड मुल्क को भी जा सकता है। पाकिस्तान का नाम भी आया और फिर बाद में रशिया का नाम आया। अभी कोई चीज़ इस हवाले से तस्दीक शुदा नहीं है। बाज़ जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहरहाल ये कहते हैं कि शायद ईरान
यूरेनियम इनरिच यूरेनियम को किसी दूसरे मुल्क में रखने के हवाले से रशिया पे ज़्यादा एतमाद करे। जो भी सूरत हाल है वो हमारे सामने आएगी, लेकिन ये बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर सारी बात अड़ी हुई है। ये किसकी तरफ से? अमेरिका की तरफ से। अब बड़ी अहम बात है, इसको गौर से समझिएगा कि ईरान की तरफ से क्या मुतालबा है। ईरान अगरचा पहले इस बात पे रहा कि वो किसी भी सूरत में जो आबनाए हुरमज़ है उसके ऊपर जो टोल लेने का हक है उससे दस्तबरदार नहीं होगा, और उन्होंने दलील ये दी कि जंग के दौरान उनका नुकसान हुआ है और जब तक वो ये नुकसानात जो है वो पूरे नहीं करेंगे तो कम अज़ कम उस वक्त तक वो एक ख़ास टूल जो है टोल टैक्स जो है वो वहाँ से लेते रहेंगे। अमेरिका इस चीज़ को भी मानने को तैयार नहीं है और सदर ट्रंप इस तरह के किसी भी मुतालबे या उसको मंजूर किए जाने को अपनी शिकस्त तस्लीम समझते हैं। अब मसला फिर क्या है? ईरान की तरफ से इस मामले से भी शायद थोड़ा सा पीछे हटा गया है। ईरान की तरफ से जो यूरेनियम इनरिचमेंट रोकने के हवाले से या किसी दूसरे मुल्क को देने के हवाले से जो बात थी, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मैं उनको कोट कर रहा हूं क्योंकि बराह रास्त किसी खबर की तस्दीक नहीं हो पा रही अब तक, उसके मुताबिक ईरान उससे भी पीछे हटने को तैयार है। तो फिर ईरान की शराइत क्या है? ईरान किस बात के ऊपर खड़ा है? ईरान इस बात के ऊपर खड़ा है कि उसके ऊपर से तमाम तजारती पाबंदियां अगर हटती हैं तो वो ये तमाम कड़वे घूंट पीने को तैयार है। अब तजारती पाबंदियां हटने और जो उनके बैंक अकाउंट सीज हैं वो ओपन होने, रीओपन होने, उनके असासे उनको वापस मिलने और उन पे पाबंदियां हट जाने, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें अब ये इसका गुफ्तगू का सबसे जो आपके दिलचस्प मरला शुरू होता है वो ये है कि अपेरेंटली ऐसे लगता है रिपोर्टिंग से, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग से, कि अमेरिका को इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैंने गुफ्तगू के शुरू में कहा कि अमेरिका का बुनियादी जोर सिर्फ और सिर्फ तेहरान को, ईरान को किसी भी तरह की इनरिचमेंट करने की सलाहियत से महरूम रखना है और इनरिचमेंट यूरेनियम निकालना है, कहते वो यही हैं। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का बिल्कुल 28 फरवरी से पहले वाली सिचुएशन के ऊपर बहाल हो जाना है। अपेरेंटली यही लगता है, यही कहते हैं, यही बार बार कह रहे हैं। ईरान इन चीज़ों पे अगर एग्री है तो फिर किस बात पे एग्री नहीं है? तो वो उनका मेन मुतालबा क्या है? और उनका अगर ये मुतालबा है कि उनके ऊपर से तमाम पाबंदियां हटा ली जाएं और उनके तमाम असासे उनको वापस कर दिए जाएं, बैंक अकाउंट जो सीज हैं वो फ्रीज जो है वो अनफ्रीज कर दिए जाएं, तो इसके ऊपर अमेरिका को इतराज नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो मसला कहाँ पे है? मसला यहाँ पे है, और यही हमारी आज की गुफ्तगू का सबसे अहम पॉइंट है। मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, वो भी इस तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे और चंद मीडिया हाउसेज इस तरफ निशानदेही करते हैं, मुसलसल करते चले आ रहे हैं, और वो ये है कि अगर ईरान के ऊपर से ये तमाम पाबंदियां हटती हैं तो ईरान इस खित्ते के अंदर जो पहले ही एक बड़ी ताकत था, एक अहम ताकत था गल्फ के अंदर, और आसपास कुछ जो ममालिक हैं उन्होंने पर मारना शुरू किए थे, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है, जिनमें यूएई भी शामिल है, और वहाँ पर अगर ईरान किसी हवाले से पीछे था तो उसकी वाहिद वजह पाबंदियां थी। अब अगर वो पाबंदियां हटती हैं तो ईरान तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा, उसके पास कैश का फ्लो भी सही हो जाएगा, उसके एसेट्स भी अनफ्रीज हो जाएंगे। ये ऐसी सूरत हाल है जो जिसके ऊपर शायद इसराइल को भी बहुत ज्यादा एतराज ना हो। एतराज अगर है तो वो मुत्तहिदा अरब अमारात को है, अगर कोई कुछ खटकता है तो वो कतर के दिल में खटकता है, अगर प्रॉब्लम है तो वो सऊदी अरब को है, अगर प्रॉब्लम है तो वो कुवैत को है। ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि अगर ये वो तेल दुनिया को बेचने में आज़ाद हो जाते हैं, उनके ऊपर तमाम पाबंदियां हट जाती हैं, तो चंद बहुत ही आप कह लें कि कलील अरसे के अंदर जो है वो ईरान इस खित्ते के अंदर जो है वो वाहिद सुपर पावर बन के उभरेगा। इस खित्ते की हद तक अगर बात की जाए, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये जो भी एक्सपर्ट्स इस रीजन की पॉलिटिक्स को भी समझते हैं वो भी इस बात को इसी तरह बयान करते हैं। अगर चाहे मैं ईरान के रजीम का किसी भी सूरत में हामी नहीं हूँ, और मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ कि जब भी ये बात करूँ तो ये बात मैं ज़रूर दोहराऊँ कि जिस तरीके से कत्लेआम किया गया इंसानों का, और जिस तरीके से अब तक सजाए मौत दी जा रही है नौजवान बच्चों को, लोगों को सिर्फ एहतजाज करने के ऊपर, ऐसा रजीम जो है वो किसी भी तौर पे काबिल कबूल नहीं हो सकता। काश
ये जो एक मज़हब के हवाले से सख्ती और शिद्दत पसंदी का अंसर है, ये एक इंस्टीट्यूशन जो रिलीजियस है वो चाहे कायम रहे, वो अलहदा हो रियासत के मामला से, और लोगों के मुंतखब नुमाइंदे ही सही मानों में जो है वो इक़्तिदार आला रखें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री वो शख्स हो जो अवाम का मुंतखब करदा शख्स है, और ईरान के अंदर भी जो शख्सी आज़ादियाँ हैं वो मुयस्सर हों। ये पाबंदियाँ अगर हटती हैं तो ईरान तो इस सारे खित्ते में जो है वो इस वक्त एक जिसे हमें हमारे यहाँ कहते हैं कि वो चौधरी बन जाएगा, और यूएई वगैरह और सऊदी अरब वगैरह वहाँ पे पर भी नहीं मार सकेंगे अगर ये पाबंदियाँ हटती हैं। तो इस सारे शर में से एक खैर का पहलू बरामद होगा। फिर बात को कंक्लूड अब मैं कैसे करूंगा, वो यही कि आपके सामने है अमेरिका की तरफ से ये वाले दो बातें कि जी आप इनरिचमेंट रोकें मुकम्मल तौर पे, और इनरिच यूरेनियम जो पहले से इनरिच हो चुकी है उसको किसी और मुल्क के हवाले करें। अपेरेंटली मीडिया के मुताबिक लगता है वो तैयार है। अब नए हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से ईरान लगता है मीडिया की रिपोर्टिंग तैयार है ईरान। तो क्या ईरान का मुतालबा में तमाम पाबंदियों का हटना, अकाउंट्स का अनसीज होना, दूसरी तरफ से लगता है अमेरिका उस हवाले से तैयार है। तो फिर प्रॉब्लम आपको मैंने बता दिया कि इन ममालिक की तरफ से है, और इस हवाले से बड़ी मिसलीडिंग खबरें इंटरनेशनल मीडिया में आज भी छपी हैं और छपवाई जा रही हैं, और ये छपवाई जाती रहेंगी। रीजनल कन्फ्लिक्ट, अब रीजनल प्लेयर्स जो हैं वो किसी तरीके से इस सारे मामले के अंदर जो है वो कोई फसाद पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसराइल भी यकीनी तौर पर पाबंदियाँ किसी न किसी हवाले से ईरान के ऊपर जारी रखवाना चाहेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। पूरी अमेरिका और वेस्टर्न जो वर्ल्ड है एटलीस्ट वो इसके ऊपर थी कि जो यूरेनियम का मसला है उसको उस हवाले से ईरान को इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। सदर ट्रंप ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया, और ये ट्वीट था कि स्टॉक मार्केट हिट ऑल टाइम हाई टुडे, जॉब्स एंड 401 केज आर बूमिंग। व्हाइट हाउस ने इसको रिप्रोड्यूस किया और उन्होंने बताया कि स्टॉक मार्केट हिट ऑल टाइम हाई टुडे। बुनियादी तौर पे ये ट्वीट तो आ गया, ये मैंने आपसे शेयर सिर्फ इसलिए किया है कि एक बहुत बड़ी तादाद मीडिया की ये भी कह रही है कि ये जो मैंने आपके सामने अभी मंजरकशी की है इसमें से बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं। तो बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जब भी स्टॉक मार्केट बिल्कुल नीचे जाने लगती है तो सदर ट्रंप जो है वो 2-3 दिन के लिए अपने बयानात के ज़रिए ऐसा माहौल बनाते हैं कि चलो स्टॉक मार्केट के अंदर जो सूरत हाल है वो एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए ही बेहतर हो या स्टेबल हो। तो लेकिन मतलब मुझे यही लग रहा है कि कुछ अहम डेवलपमेंट्स बहरहाल हो रही हैं, और इसमें रशिया भी जो कतर है वो भी, और चंद और ममालिक भी इस चीज़ के हामी हैं कि बात जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, आगे चले। कुछ बातें अमेरिका की मानी जाएं और कुछ ईरान की मानी जाएं, और मामला यही है। मैंने बारहा कहा और बहुत से दोस्तों ने उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट्स किए कि ईरान उन ममालिक में से है कि अगर उसके ऊपर पाबंदियाँ हटती हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बहुत जल्द दुनिया की अक़वाम में आगे आ जाएगा, सामने आ जाएगा। मैंने बार बार ये भी कहा कि पाकिस्तान के हवाले से ये सब कुछ हो जाए और कई अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को दे दिए जाएं, तो पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा है वहीं पे खड़ा रहेगा। इस बात का तज़किरा अगले मौजू के अंदर भी आएगा। आगे चलते हैं, और ये मौजू है सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त नबील अवान, और इन साहब को तैनात किया गया है बतौर आप कह लें कि ओगरा के चेयरमैन की। ओगरा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। बुनियादी तौर पर हम बारहा बात करते हैं पाकिस्तान में बिजनेसेस के हवाले से कि पाकिस्तान में इकॉनमी के तरक्की ना करने या पाकिस्तान की तरक्की ना करने की सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारी जो इकोनॉमिक फेलियर जो है उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम मोनोपोली का है। और मोनोपोली इस चीज़ की है कि पाकिस्तान के अंदर कोई कारोबार चलता ही नहीं, कामयाबी नहीं होता, बहुत सारे मिसाइल होते हैं। सबसे बड़ा मिसाइल लॉ एंड ऑर्डर का होता है, टेररिज्म का होता है, जो हमारी फ़ौज जो है वो कई हज़ार अरब का बजट लेके पिछले 78-79 सालों में उसको कंट्रोल नहीं कर सकी है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे आके आती है कि अगर कोई कारोबार अल्लाह की तरफ से कामयाब होने ही लगता है और वहाँ से पैसा बनने लगता है, तो जैसे ही कोई शोबा तरक्की करता है फौरी तौर पे जो
पाक फौज है वो फौजी फाउंडेशन के ज़रिए या किसी और अदारे के ज़रिए आके उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती है। और इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करती है कि वो मोनोपोलाइज करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट जहाँ भी करनी है वहाँ पे कोई अगर ज़मीन चाहिए तो वो वहाँ पे 2-4 दिन फायरिंग शेयरिंग करके उस जगह को एक्वायर कर लेते हैं, हालात ख़राब करके, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का तासुर दे के। बाद में जितनी भी अप्रूवल जो किसी बंदे को लेने के लिए, चाहे वो जितना ही बड़ा ताकतवर और अहम बिजनेसमैन क्यों ना हो, उसको फाइलों को पहिए लगाने पड़ते हैं, उसको रोना धोना पड़ता है, एक लंबा अरसा उसको एक जंग लड़नी पड़ती है और फिर अप्रूवल मिलती हैं। तो जीएचक्यू के जो बिजनेसेस होते हैं वो ये होते हैं कि वो सिर्फ कंसेप्चुलाइज करते हैं, तो अगले दिन हर चीज़ जो है वो अप्रूव हो चुकी होती है और सारे काम जो हैं फ़ौरन हो जाते हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस होती नहीं, बेहतरीन लोगों को हायर करते हैं, बेहतरीन एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जो प्रोडक्ट नहीं बनाते साथ में वो यूट्यूबर और सहाफ़ी भी बनाते हैं। वो यूट्यूबर और यो सहाफ़ी वो बैठते हैं फिर वीलॉग में, फिर कहते हैं बाकी गल्लां छड़ दो, ਜਿਹੜੀ फौज की प्रोडक्ट है हुंदी बड़ी ज़बरदस्त है। अब वो वाकई ज़बरदस्त होती है, वो झूठ नहीं बोल रहे होते। लेकिन पाकिस्तान तबाह हो रहा होता है, पाकिस्तान ख़त्म हो रहा होता है। ये बड़ी बुनियादी बात है कि ओपन मार्केट, फ्री मार्केट इकॉनमी के अंदर जो है वो आप बिजनेसेस का आपस में मुकाबला होता है। हर बिजनेस कोशिश करता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो कम कीमत पर आवाम के लिए बनाए और बेहतरीन क्वालिटी में बनाए। अब बेहतरीन क्वालिटी में बनाना जो है वो मुमकिन नहीं होता अगर आपकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है डूइंग बिजनेस वो बहुत ज़्यादा हो, अगर आपको उस पर बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ रहे हैं। आम बंदा जो है उसको हर तरह के एक्सपेंस करने पड़ते हैं, जो फौज का बिजनेस होता है उसको नहीं करने पड़ते। वो एक प्रोडक्ट तो कामयाब हो जाती है लेकिन आपकी मुईशत का पहिया आगे नहीं चलता, पाकिस्तान वहीं पर बैठ जाता है। हमारे यहाँ ये मसला आज का नहीं, हमेशा से चल रहा है। हमारे यहाँ चंद लंबूतरे से सहाफ़ी पैदा किए इस निज़ाम ने और वो यही करते हैं कि वो बहरहाल ढोल लेके बैठ जाते हैं हर 4-5 साल के बाद। पहले एक आधी बात करके ये तासुर दे देते हैं कि जी मैं फ़ौज की सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़ हूँ, फ़ौज की गवर्नेंस में मुदाखलत के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन सियासतदान भी कुछ नहीं करते, लेकिन ब्यूरोक्रेट भी करप्ट हैं। लेकिन क्या किया जाए? नहीं दी देखें, आप ये नहीं कह सकते कि फ़ौज स्टेक होल्डर नहीं है, फ़ौज तो स्टेक होल्डर है। ये वाले फ़िक्रे पूरी जो एक अवामी जद्दोजहद होती है, जो एक सिविलियन सुप्रीमेसी की जो एक जद्दोजहद होती है, उसको खाक में मिला देती है। बुनियादी तौर पे हुकूमत का काम ही नहीं होता वो बिजनेस करे, हुकूमत का काम ही नहीं होता वो इदारे चलाए। ये जिस तरह पीटीवी बना के बैठे हुए हैं, मतलब एक वक्त था रेडियो पाकिस्तान बना, जब बनना उस वक्त ज़रूरत थी कि हुकूमत उसमें इन्वेस्ट करे। जब बन गया, जब सब कुछ हो गया, हर इदारे का अपना एक मीडिया का अफसर होता है, वो उस चीज़ को जो भी उस अदारे का जो भी काम है उसको मीडिया के साथ शेयर करता है। मीडिया हमेशा प्राइवेट होता है, गवर्नमेंट का काम नहीं मीडिया के बिजनेस में होना। यहाँ पे पीटीवी के नाम से पूरा टेलीविज़न स्टेशन कायम है। बहुत सारे ऐसे इदारे कायम हैं जो कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में होने चाहिए। हुकूमत जो होती है वो सिर्फ रेगुलेट करती है, रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं वो देखती हैं, और उन रेगुलेटरी बॉडीज़ में एग्जेक्टिव नहीं होते, अफसरान नहीं होते, वहाँ पे उस शोबे के टॉप के एक्सपर्ट होते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स होते हैं। उन इदारों की बुनियाद, उनकी जो कंसेप्चुलाइज उनको किया जाता है, जो उनकी फ़िलॉसफी होती है वो होती यही है कि ये सिर्फ इंसाफ के मुताबिक जो है वो लाइसेंसेस देंगे, इजाज़त देंगे और चेक करेंगे कि क्या क्या कारोबार जो वो हो रहे हैं किस लिमिट में हो रहे हैं, किस में नहीं हो रहे, क्या वो बेसिक स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तमाम माहौलियात के हवाले से, लेबर के हवाले से तमाम लॉज को पाबंद हैं या नहीं हैं। ये काम होता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का, और उसके अंदर हमेशा इंडिपेंडेंट आते हैं। उसको कभी भी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती ये बॉडीज़। गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये बॉडीज़ भी अगर हो जाएं, एक कानून हुकूमत बनाती है पार्लियामेंट के ज़रिए जिसके तहत वो रेगुलेटरी बॉडीज़ फंक्शन करती हैं, लेकिन उनकी डे टू डे फंक्शनिंग के अंदर हुकूमत का अगर उसमें थोड़ा सा भी रोल आ जाए तो वो कंसेप्ट ही जो है ज़मीन बोस हो जाता है। हुआ ये कि हमारे यहाँ सेक्रेटरी ओगरा बहुत ही अहम अदारा प्राइसेस फिक्स करता है पूरे ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अब ये और बहुत ही अहम ऑयल एंड गैस आप समझते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो अदारा है। अब इसमें जो एक पहले जो चेयरमैन थे वो उनका जब अपना टर्न्योर मुकम्मल होता है, उनको एक्सटेंशन मिल रही है, वो चले चले आ रहे हैं। अभी पता नहीं जो उनकी अपर लिमिट एज की होती है वो उसका कोई मामला हुआ, तो इन्होंने जो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का जो सेक्रेटरी होता है वो ब्यूरोक्रेसी का बाप कहलाता है।
अब आप ये देखें कि वो नबील अवान साहब हैं, ये पहले पंजाब में थे, SMPR थे वहाँ पे। इनको एडिशनल चार्ज लेने का हुक्म दे दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। मैंने इस हवाले से क्योंकि बहुत ही अहम अदारा, और ये बड़ा ही मज़का खेज फैसला, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आप मजाक उड़ा रहे हैं फिर एक आइन और कानून का जो एक आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है, जो एक लीगल फ्रेमवर्क है आपका, आप उसका तमस्खुर उड़ा रहे हैं। आप संजीदा ही नहीं है मुल्क के मामले में, गवर्नेंस के मामले में। तो ये मेरे लिए बड़ी अहम बात थी। आम लोगों की दिलचस्पी की चीज़, इस तरह की बातें कम नहीं होती हैं वैसे। तो मैंने जो है वो कुछ सवालात भेजे नबील अवान साहब को, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को, कि मुझे बताएं। और मैंने उस सवालात के शुरू में जवाब नहीं आए, शायद वो देख नहीं सके, फिर बाद में उन्होंने जवाब भी दिया। तो मैं आपको जो मैंने लिखा सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपके नॉलेज में ये चीज़ आए, आपको पता हो कि ये हुकूमतों का काम तो इस तरह के अदारे चलाना ही होता है, रेगुलेटरी बॉडीज़ का सिस्टम ही लेके चलना होता है। एक तो हमने इतने अदारे खोले हुए हैं और जिनका कोई काम ही नहीं है, जिनमें हम सियासी पार्टियां क्या करती हैं। देखिए हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, कोई भी सियासी पार्टी हो, मतलब आप नून लीग ले लें, पीपल्स पार्टी ले लें, तहरीक इंसाफ ने भी आके क्या क्या, तहरीक इंसाफ ने ख़त्म कर दिया PTB को। वजारत इत्तलात की क्या ज़रूरत है, क्या काम है वजारत इत्तलात का, कभी सोचे बैठ के। पूरी दुनिया में किसी की कहाँ पे है कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर जो कि बताता फिर हो कि हर शोबे का अपना मीडिया का है सेटअप, वो बताते हैं। हुकूमतें खुद करती हैं, खुद बताती हैं। कोई सिर्फ और सिर्फ यही काम मैक्सिमम वजारत इत्तलात यही कर सकती है कि अफगानिस्तान के साथ अगर कोई टसल हुई है तो वो कहें जी ये अफगानी तंदूर के ऊपर रोटियां लगाते हैं और कुछ करते नहीं। इसके अलावा कोई एक परफॉर्मेंस आप मुझे बताते हैं वजारत इत्तलात की। और पूरे पूरे अदारे और महकमे बना के खड़े किए हुए हैं जिनका कोई काम ही नहीं है। और पोलिटिकल सिस्टम क्या है, सियासत कैसे करनी है, कोई भी सियासी पार्टी हो कि जी अपने बंदे जो है भर्ती कराने हैं, और अवामी गरीब टैक्स पेयर की मनी से उनको तनख्वाहें मिलेंगी, वो आगे पार्टियों का काम चलाएंगे। पूरा यही चल रहा है। पंजाब में भी ये होता है, सिंध में भी ये होता है, खैबर पख्तूनख्वा में भी ये होता है, बलोचिस्तान की तो खैर बात ही छोड़ेगा। ये कितना गलत निज़ाम है। सिर्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ का एक निज़ाम है और रेगुलेटरी बॉडीज़ का ये मजाक बनाया जा रहा है। अब ये देख लें, मैंने लिखा कि सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट नबील अवान गैर कानूनी तौर पर ओगरा जैसे अहम अदारे के सरबराह बने बैठे हैं ना, और ये सारा कुछ जो हो रहा है ये आइन और कानून का खुला मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। नबील अवान की बतौर सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट खुद मुख्तलिफ कैडर्स के तमाम अफसरान की तरक्की के अमल की निगरानी और सरबराही के जिम्मेदार हैं। वो खुद अपनी ही बतौर चेयरमैन ओगरा तकरीरी के मामले में मुबैना तौर पर ओगरा एक्ट और दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट होते हुए मसूफ को चेयरमैन ओगरा का अदाफी चार्ज दिया गया है, जो न सिर्फ ओगरा के आर्डीनेंस की दफ़ा 3(3) और 3(4) की खुली खिलाफ वर्जी है, बल्कि बहुत ही अहम जो अदालती फैसले हैं, जिस तरह तकीर सादक केस आप जानते हैं पीपल्स पार्टी के दौर का था, बहुत अहम केस, और चंद दूसरे फैसलों की बड़ी वाज़ेह खिलाफ वर्जी है, जिसमें कहा गया था कि हुकूमत के जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं उनकी भी एक हद है और वो एक कानून के दायरे के अंदर आते हैं। ओगरा एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इस शोबे के माहिर तरीन अफराद पर मुश्तमिल होती है। इसका काम इंतज़ामिया से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसके काम का एक ब्यूरोक्रेट की ओगरा जैसी अथॉरिटी के सरबराह के तौर पर तैनाती ओगरा कानून की रूह की खिलाफ वर्जी है। इसमें मैंने ये भी लिखा है कि ओगरा की खुद मुख्तारी और हुकूमत और एग्जेक्टिव की इंतजामिया की खुल्लम खुल्ला मुदाखलत की एक मिसाल तो है ही है, इस तरह किसी अफसर का ओगरा का चेयरमैन लग जाना। लेकिन जो बाद का तो लोग जो है ना वो मुख्तलिफ सेक्शन को, कानून के मुख्तलिफ सेक्शन को कन्फ्यूज भी करते हैं। तो मैंने उसमें बड़ा वजाहत के साथ लिखा है कि आर्डीनेंस की दफ़ा 3(13) के मुताबिक चेयरमैन की असामी खाली होने की सूरत में सिर्फ वाइस चेयरमैन ही काम चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल सकता है। इसके बरकस लुक आफ्टर चार्ज का मामला अलग है, जिसका जिक्र दफ़ा नंबर जो सेक्शन 10 है उसमें किया गया है। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को चेयरमैन ओगरा का अजाफी चार्ज देना दफ़ा 3(2) की भी खिलाफ वर्जी है, जो कि अदारे की खुद मुख्तारी और मुकर्ररा मुद्दत टन्योर को यकीनी बनाती है। दिलचस्प बात यह भी है कि ओगरा की इंतज़ामी वजारत कबीना डिवीजन है और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भी कैबिनेट डिवीजन का ही हिस्सा है। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट बतौर ओगरा चेयरमैन सेक्रेटरी कबीना डिवीजन के मुताहत कैसे काम कर सकता है। नबील अवान को नवाजने की जड़ें मादी करीब के 1 अरबों रुपए के रिटेनिंग वॉल स्कैंडल अल मरूफ आहद चीमा करप्शन स्कैंडल से भी जुड़ी हैं,
जिसमें मौजूदा सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट जो उस वक्त चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट थे, उन्होंने बहक अहमद यार हाफिजाबाद का एक इलाका है, वहाँ पे अहद चिमा साहब की ज़मीनों के हवाले से जो वो एक 84 करोड़ रुपए 84 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। सब ज़रा वो मंजूरी का केस तो नीचे से आ रहा होगा, ये उस वक्त अदारे के सरबराह थे, इन्होंने उसकी मंजूरी दी उस वक्त। और आज के दिन तक ये अमारा शाह की स्टोरी थी, सहाफ़ी अमारा शाह की, फैक्ट फोकस के लिए आज के दिन तक जो अहद चीमा साहब हैं उसमें से किसी एक पॉइंट को भी गलत नहीं कर सके। ये बेसिकली मामला था। मैंने इस हवाले से उनको खुद से ये लिख नहीं दिया, पहले सवाल भी भेजे, और उन सवालात में बुनियादी सवाल यही थे कि आप बता सकते हैं कि आपकी तकर्री किस कानून के तहत अमल में लाई गई है, क्योंकि जो कायम मकाम है उसके लिए भी लिखा हुआ है कि वाइस चेयरमैन बनेगा। अब वाइस चेयरमैन जो है वो मेंबर्स में से कोई हो सकता है, मेंबर्स जो ऑलरेडी मेंबर्स अपॉइंटेड हैं उन्हीं के अंदर से, यानी कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो सिर्फ वही उस मामले को, अदारे को चला सकते हैं। तो मैंने पूछा कि किस कानून के तहत, कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। ओगरा के कानून सेक्शन 10 के मुताबिक सिर्फ वही शख्स ओगरा का मेंबर बन सकता है जो इसका अहल हो, और चेयरमैन का ओहदा खाली होने की सूरत में सिर्फ वाइस चेयरमैन ही कायम कम चेयरमैन लग सकता है। या फिर ओगरा का कोई मेंबर एक हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट कैसे लग सकता है, मतलब ओगरा का कोई मेंबर हो तो वही लग सकता है। अब बुनियादी बात इसमें मैंने मुख्तलिफ जो सवालात मुख्तलिफ कवानीन का हवाला दे के उनसे पूछे, वो यही वाली बुनियादी बात थी, बुनियादी कंसेप्ट यही था कि रेगुलेटरी बॉडी का जो एक बुनियादी तस्वुर है वही खत्म हो जाता है अगर एक ब्यूरोक्रेट जाके वहां पर बैठ जाए। और ये कि अगर कभी मजबूरी बन भी गई है और हमें वहां पे लुक आफ्टर चार्ज देना है या एडिशनल चार्ज देना है, किसी को कायम मकाम लगाना है, तो उसकी भी लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि कौन बनेगा और कैसे बनेगा। अब ये मैंने तमाम सवालात भेजे, ये आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। ये मैंने इसको बाद में सोशल मीडिया पे शेयर भी किया, ट्विटर के ऊपर। इसके हवाले से जवाब पहले तो नहीं आया, जब ये मैंने लिख दिया तो फिर उनका जवाब आया, और यकीनी तौर पे वो दुरुस्त कह रहे हैं कि उन्होंने ये सवालात नहीं देखे, और जब ये मैंने ट्वीट किया तो फिर उन्होंने देखे, और उसका जो उन्होंने जवाब दिया उसका मैं आपको उर्दू में बताने से पहले, क्योंकि उर्दू में मैंने खुद उसको ट्रांसलेट किया है, लेकिन जो उन्होंने उनके अपने अल्फाज हैं मैं चाहूँगा कि वो मैं आपको एग्जैक्टली लाजमी पहले बता दूँ, ताकि अगर मेरे तर्जुमे में कोई चीज़ ऊपर नीचे हो तो आप खुद से फैसला कर सकें। नबील अवान सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट लिखते हैं, एज टू द इश्यूज यू हैव हाईलाइटेड, प्लीज नोट दैट आई एम अ सिविल सर्वेंट. I have been appointed under the Civil Servants Act 1973 and am duty bound to serve wherever the government wants me to. तर्जुमा मैं इसका बाद में पढ़ता हूँ. As to the legality or the lawfulness of the government's actions, it is not I who can be personally held liable for. Nonetheless, after the government directed me to assume the additional charge of the post of the chairman Ogra, I checked and found myself eligible in terms of the qualification and experience for the post in question and provided in the law. For the rest, it is the concerned ministry, division of the government that oversees the Ogra that can advise better. ये तो उन्होंने लिखा। अब मैंने इसको, चूंकि थोड़ी सी लीगल लैंग्वेज है, इसको मैंने ट्रांसलेट किया और मैं वो आपके सामने पढ़ता हूँ। जहां तक इन नकात का ताल्लुक है जिनकी आपने निशानदही की है, बराह करम नोट फरमा लें कि मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। मेरी तकर्री सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के तहत हुई है और मैं इस बात का पाबंद हूं कि हुकूमत जहां भी मेरी खिदमात चाहे वहां अंजाम दूं। ठीक है जी। अब वो लिखते हैं जी, जहां तक हुकूमत के इकदाम की कानूनी हैसियत या कानून के मुताबिक होने का ताल्लुक है, क्योंकि मेरे सारे सवालात जो थे वो ओगरा के कानून के मुख्तलिफ सेक्शंस के तनाजुर में पूछे गए थे कि ये बंदा इस तरीके से अपॉइंट होगा चेयरमैन, अगर चेयरमैन नहीं होगा तो कायम मकाम चेयरमैन ऐसे अपॉइंट होगा, अगर वो नहीं होगा तो मेंबर होगा, और मेंबर की ये क्वालिफिकेशन होती है और ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि जहां तक हुकूमत के इकदाम की कानूनी हैसियत या कानून के मुताबिक होने का ताल्लुक है, उसके लिए मुझे ज़ाती तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ताहम जब हुकूमत ने मुझे चेयरमैन ओगरा के ओहदे का इजाफी चार्ज संभालने की हिदायत दी तो मैंने जांच की और खुद को कानून में मुकर्रर करदा अहलियत और तजर्बे के मुताबिक इस ओहदे के लिए अहल पाया। ये बड़ा अहम उनका नुक्ता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं अभी और फिर इसको कंक्लूड करते हैं। बाकी मामला के हवाले से हुकूमत की मुतलका वजारत डिवीजन जो ओगरा की निगरानी करती है बेहतर रहनुमाई
कर सकती है। खैर उन्होंने क्या रहनुमाई करनी, लेकिन जो बुनियादी बात कही नबील अवान साहब ने, जो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट है, वो ये है। एक तो उन्होंने कहा जी मैं सरकारी मुलाजम हूँ और मुझे जहाँ पे हुकूमत कहेगी मैं वहाँ जाऊँगा। फेयर इनफ जी, उनका बयान है। यानी कि अगर कुछ गलत किया है तो गवर्नमेंट ने किया है, और हम भी यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने, वफाकी हुकूमत ने, मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है, उसने ये तैनाती गलत की है, जो कि आइन और कानून की, जो मुतलका कानून है उसकी स्पिरिट के खिलाफ है, उसके मुख्तलिफ सेक्शन की जो खिलाफ वर्जी है ही है। बुनियादी तौर पे उसकी स्पिरिट के खिलाफ है कि जो रेगुलेटरी बॉडी जिसने इंडिपेंडेंट होना है, जिसके ऊपर, जिसके अंदर एग्जेक्टिव मुदाखलत नहीं कर सकता। आपको पता है ना, जब तेल की कीमत बढ़नी होती है, आप यहाँ से अंदाजा अगर समझना चाह रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं ना इतनी रखेंगे और इतनी नहीं रखेंगे, तो वो ओगरा फैसला कर रही होती है, वो ओगरा का इख्तियार है वो। या इस तरह के जितने भी दूसरे मामलात हैं, उसके अंदर अगर एग्जेक्टिव के पास वो इख्तियार आ जाए तो फिर तो जरूरत ही कोई नहीं इन रेगुलेटरी बॉडीज की। तो ये उसके अंदर बुनियादी नुक्ता ये उठाया गया और हुकूमत के बारे में कहा गया कि हुकूमत ने गलत किया है। तो ये बात तो वो सही कह रहे हैं कि ये हुकूमत अगर किया भी है तो हुकूमत ने किया। और आगे उन्होंने फिर ये इस बात को एम्फेसाइज किया कि अगर कोई कानूनी किसी बात सही है या गलत है तो ये फैसला जो है वो उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, हुकूमत ने किया है तो हुकूमत ही इसका जवाब दे। आगे उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जी मैंने, जब मुझे कह दिया गया कि आप करें, तो मैंने देखा तो कानून के मुताबिक मैं काबिलियत पर पूरा उतरता था। मेरी खबर जो है वो काबिलियत पे पूरा उतरने के हवाले से नहीं थी, मेरी खबर स्पेसिफिक कानून की स्पेसिफिक क्लासेस के हवाले से थी कि जब चेयरमैन नहीं होगा तो कौन जो है वो चेयरमैन बनेगा, वाइस चेयरमैन बनेगा, या उन्हीं मेंबर्स के अंदर से ही कोई अपॉइंट किया जा सकता है ना। कंसेप्ट ही ये है कि कोई बाहर से बंदा, कोई ब्यूरोक्रेट आके उसका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं संभाल सकता। ये बुनियादी तसव्वुर जो है इंडिपेंडेंट होने का किसी इदारे का, ये उसके खिलाफ है बात, और बिल्कुल बेबुनियाद और गलत चीज़ है। इस बात का सफजर है उन्होंने इस हवाले से जवाब नहीं दिया और कहा कि अगर इस हवाले से मुतलका जो वजारत है वही इस हवाले से कोई चीज़ ऐड कर सकती है। ना सिर्फ उस कानून की उस शिक की खिलाफ वर्जी कि उसमें लिखा हुआ है कि कौन बनेगा, यानी कि मेंबर्स के अंदर से ही किसी को अगर लुक आफ्टर चार्ज, आर्जी चार्ज अनटिल द अपॉइंटमेंट ऑफ द परमानेंट चेयरमैन देना भी था तो उनमें से देना था। दूसरा ये कि अगर आप वो खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं तो कौन लग रहा है। वो कह रहे हैं कि जी मैं जो एलिजिबिलिटीज, जो उसमें क्वालिफिकेशन लिखी हुई है वो मेरी पूरी हैं, तो वो पूरी भी है तो आप लग तो नहीं सकते ना, कानून मना करते हैं लगाने से। और सबसे खौफनाक बात यह है कि कोई बाहर से प्राइवेट बंदा लगाया जाए तो तब भी उसके ऊपर कोई बहस मुबाहिसा होगा, फिर भी एग्जेक्टिव का बंदा तो लग ही नहीं सकता ना, वो स्पिरिट के खिलाफ है। ये बात थी।